इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स के मेजर 2 और मेजर 3 के सिलेबस को समझेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है यानी कि मेजर इकोनॉमिक्स है तो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। इससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि सिलेबस जो है किस टाइप का है और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोविजनल सिलेबस फॉर FYUGP इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स रिसर्च अंडर कोलान यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक सेशन 22 टू 26। इसका मतलब ये जो है ना 4 साल का जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये सिलेबस तैयार हुआ है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स या रिसर्च के स्टूडेंट के लिए है। सेमेस्टर दूसरा है, ठीक है, और इसमें टोटल क्रेडिट कितने हैं? 4। अब क्रेडिट क्या होते हैं इस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको ये सोचना है कि हमको पास मार्क जो ये नीचे में जो दिख रहा है ना पास मार्क, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, क्रेडिट ऑटोमेटिकली आपके आते जाएंगे, आपको पास मार्क्स पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है पास मार्क्स आपका कितना है? 40। अब देखिए ये जो अटेंडेंस का मार्क्स है वो 5 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, इसलिए कॉलेज का जो अटेंडेंस है ना उसको बनाते रहिए। और आपका जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है उसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कॉलेज में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 25 मार्क्स है ना वो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। और आपका जो 75 मार्क्स है ना, जो 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा सेंटर में, वो आपको खुद ही लाने हैं। ठीक है, हालांकि आपको टोटल जोड़कर आपका नंबर जो है बताया जाएगा, वो आपका 100 है टोटल, उसमें से आपको 40 लाना है, 40 लाना है। ठीक है, याद रखिए मेजर सब्जेक्ट है इसलिए आपको इसमें कतई लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, आपको इसको एकदम सीरियसली मोड से बनाना होगा। और मेजर सब्जेक्ट का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपका फाइनल जो ग्रेजुएट का जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उसमें सारा चीज़ को ऐड करके आपको बताया जाएगा और यही रिजल्ट तय करेगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो कैसा होगा। ठीक है, तो एकदम आपको इसको जो है लापरवाही की तरीके से नहीं लेना है या फिर हाँ हो ही रहा तैयारी, ऐसा नहीं लेना, आपको सीरियसली इसको तैयारी करना है। ठीक है, बाकी जो आपके सपोर्टिंग सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट जो है वो आप ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑनर्स है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो है ये तो मैंने बता दिया, कॉलेज में 25 मार्क्स का होगा और आपका सेंटर में होगा 75। हालांकि सेमेस्टर 1 में आप इसको जान चुके हैं, तो फिर भी चलिए छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में क्या नया है। बाकी चीज़ आपको पता है तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आपको ये पता है कॉलेज में कैसे एग्ज़ाम होगा, कितना मार्क्स मिलेगा, सेंटर में कितना एग्ज़ाम का मार्क्स होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव, कोर्स लर्निंग आउटकम्स ये दिया गया है। ठीक है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, आपको इम्पोर्टेंस जो चीज़ है ना वो यहाँ से मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्स कंटेंट। क्या लिखा है? कोर्स कंटेंट। अब यहाँ जो कोर्स कंटेंट है इसका मतलब है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अब खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज आपको पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपकी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको खुद से पढ़ना है। अब अगर आराम से आप घर में सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे कि हमको जो है बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से जो है तैयारी करनी है और आपका सिलेबस को आपको खुद ही कंप्लीट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई इस प्रकार का नहीं है कि आपको एकदम कॉलेज में सब अच्छा से करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर फोकस खुद से करना है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट 1 है, मार्केट फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो बाज़ार का स्वरूप है और इसकी जो संतुलन है, इसके बारे में आपको इसको पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको तो पूरा समझ रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो निश्चिंत रहिए, हम हिंदी में भी आपको इसको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी कि बाज़ार के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ये हालिया आपका सेमेस्टर 1 में आया था। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता ये आया हुआ था। इसके बाद रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि जो रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, जो राजस्व होता है ना, जो टैक्स वगैरह होता है, तो ये जो रेवेन्यू कर्व है यानी राजस्व जो वक्र होता है ना, इसके अलग अलग रूप कौन से हैं मार्केट में, ये आपको इसमें से पढ़ना होगा। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें पढ़ना है उनकी कैरेक्टराइज्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, उसकी विशेषताएं। कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। इसके अलावा वो किस प्रकार संतुलित होता है अल्पकाल में और दीर्घकाल में। ठीक है, जो अल्पकाल होता है उसे शॉर्ट रन बोलते हैं और जो दीर्घकाल होता है ना उसे लॉन्ग रन बोलते हैं, है ना।
उसके बाद आता है आपका मोनोपोली। आपको मोनोपोली के बारे में यानी कि एकाधिकार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मोनोपोली है उसकी विशेषताएं और वो किस प्रकार संतुलित होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ठीक है। और इसके अलावा डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि जो कीमत विभेद होता है, कीमत अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में भेद पाया जाता है, इस बाज़ार में दाम अलग है, उस बाज़ार में दाम अलग है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें पाई जाती है ना, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिए ओलिगोपोली, ठीक है। ये जो ओलिगोपोली है यहाँ पर जो है कैरेक्टराइज और कोलिजिव, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली और किंग डिमांड कर्व, ठीक है। तो ओलिगोपोली के बारे में आपको यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है। इसके मोनोपोलिस्टिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और इसकी विशेषताएं हैं और एग्जांपल्स और रियल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो पहला वाला तो आपका हो गया, आपका पूरा मार्केट के बारे में है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बाजार के तहत इसको पढ़नी पड़ेंगी। अब इसके बाद जो आपका आता है सेकंड यूनिट, ठीक है। सेकंड यूनिट तो उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने कंपटीशन के बारे में ढेर पढ़ लिया, अब आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या है, यहाँ 5 पॉइंट आपको दिखेगा। फर्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है रेंट, यानी कि जो जिसे हम लोग रेंट को क्या बोल सकते हैं, लगान बोलेंगे ना, जैसे हालांकि किराया तो बोलते ही हैं लेकिन लगान बोलना पड़ेगा ना। लगान के बारे में रिकार्डियन थ्योरी, यानी कि रिकार्डो का जो थ्योरी है उसको पढ़ना होगा। क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, ये तीनों आपको पढ़ने होंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, निवेश में आपको जो क्लासिकल जो पुरानी प्रतिष्ठित इसका सिद्धांत है उसको, फिर किन्स का, फिर ISLM थ्योरी को भी समझना पड़ेगा। चौथा जो आपका ना वेजेस, यानी कि वेतन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वेतन, इसको क्या बोलते हैं, मजदूरी, ठीक है। तो आपको बुक में ना वेतन नहीं लिखा रहेगा, आपको मजदूरी लिखा रहेगा। उसका जो थ्योरी है ना वो बताना है आपको, है ना, कौन सा क्लासिकल थ्योरी है, कौन सा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सीमांत वाला कौन सा है। और इसके बाद 5वां आपका प्रॉफिट में इनोवेशन थ्योरी क्या क्या है, ठीक है। जो इनोवेशन थ्योरी है उसके तहत, और इसके बाद रिस्क बेरिंग थ्योरी, और इसके बाद अनसर्टिनिटी थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट वगैरह आपका आ जाता है सेकंड यूनिट पे। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें लिखा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याण का जो अर्थशास्त्र होता है, दूसरों की जो मदद करने वाली अर्थशास्त्र होता है, इसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल वेलफेयर क्या होता है, सोशल वेलफेयर क्या होता है ना, व्यक्तिगत कल्याण, सामुदायिक कल्याण क्या होता है। इसके बाद क्लासिकल वेलफेयर के बारे में बताया गया कि पहले का जो क्लासिकल वेलफेयर होता था, प्रतिष्ठित जो आपका कल्याण होता था अर्थशास्त्र में, वो कैसा था। फिर पेरेटो के बारे में आपको समझना होगा कि पेरेटो का जो थिंकिंग है इसके मामले में क्या है, ठीक है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। उसके बाद है आपका कंपनसेशन क्राइटेरिया में आपको काल्डर और हिग्स का पढ़ना है। इसके अलावा प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेलफेयर, यानी कि कल्याण को मापन में जो प्रॉब्लम होता है, कल्याण को किस प्रकार से माप सकते हैं, इस पर जो समस्याएं होती है, इस पर भी आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ना है। तो ये आपका मेजर 2 का हो गया, ठीक है, यानी मेजर पेपर 2 का हो गया। यहाँ पर कुछ बुक रेफरेंस में दिए गए हैं, आप चाहे तो इनमें से आप चाहे तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के। हालांकि हिंदी मीडियम में तो शायद यहाँ कुछ बुक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसमें से कोई बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इससे ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि ये रेफरेंस में खुद दिया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के आते हैं सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 3 में। अब मेजर पेपर 3 में भी सेम प्रोसेस है। आपका कॉलेज में एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, सेंटर में होगा 75 का, और पास मार्क 40, क्रेडिट आपका हो गया 4। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम है। ऑब्जेक्टिव, कोर्स का ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम सेम टू सेम है। अब आते हैं कि इसमें क्या अलग चीज़ है। ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो माइक्रो था, अब ये मैक्रो हो गया। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है ना। अभी हम लोग लाभ के बारे में, लगान के बारे में पढ़ रहे थे, ये छोटे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब आप मैक्रो में आते हैं ना तो पूरे देश के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो इसलिए मैक्रो एक अलग ही पार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स है लेकिन अलग है, आपको इसको समग्र बोलते हैं ना, समग्र लेवल पर आपको पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें।
तो यहाँ पर क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्कोप, और इसके तहत आप देखिएगा कॉन्सेप्ट में आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। हालांकि ये सब चीज़ें आपने 12वीं तक में पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इसको रिवाइज की तरह पढ़ना पड़ेगा। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन किस तरीके से होता है ये आपको बताना है। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर, ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ लिया होगा, उसी को पूछा गया है जीडीपी के बारे में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन क्या होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसको 12th में पढ़ रखा है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है। अगला है मनी, पैसा, मुद्रा। मनी काम कैसे करता है, फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। डिटरमाइनेंट्स एंड डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, ये सब के बारे में पढ़ना है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच, केन्सियन अप्रोच। तो मुद्रा की जो मात्रा होती है ना, उस पर एक सिद्धांत है, उसके तहत जो है नगद प्रवाह के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से जो है नगद का संतुलन होता है। किन्स का क्या थ्योरी उस पर है। इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, जो मुद्रास्फीति होती है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। महंगाई का कितना असर है, मुद्रास्फीति मतलब क्या होती है, नॉर्मली महंगाई होती है, तो महंगाई की कितना असर है उस पर पढ़ना पड़ेगा। मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अब महंगाई को रोकने के लिए जो सरकार है वो राजस्व और आर्थिक नीति जो है, मौद्रिक नीति तैयार करती है कि किस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल करें। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केन्सियन एंड पोस्ट केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग सिद्धांत के बारे में बताइए। और इसके बाद फिलिप्स कर्व के बारे में आप बताइए क्या है। अब जो लास्ट यूनिट है बैंकिंग का है, आपका मेजर पेपर 3 का लास्ट पॉइंट है बैंकिंग का। अब यहाँ पर बताना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं उसके बारे में। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो साख का सृजन किस प्रकार करते हैं, मतलब पैसे कैसे कमाते हैं। ये आपने 10 वगैरह में पढ़ लिया है, ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है किस तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से पैसे को कंट्रोल करता है व्यावसायिक बैंकों के साथ, ठीक है। बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया व्यावसायिक बैंक, एक आपका हो गया सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक व्यावसायिक बैंकों की, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल के तहत उसको बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, उसी नियम को आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद 3 मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पर कुछ आपको बुक्स दिए गए हैं, ठीक है। इस बुक्स को आप रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर से कुछ बुक आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के है तो। अब देखिए सवाल आता है कि इतने सारे तो पॉइंट्स दिए गए हैं, इतने सारे यूनिट्स दिए गए हैं, 3 6 यूनिट है टोटल, इतने सारे क्या बोल रहे हैं 6 यूनिट हैं, लेकिन 6 यूनिट में भर भर के पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए रेफरेंस में जो बुक दिया गया है, अगर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप रेफरेंस बुक को भी पढ़ लेंगे, आप सर्च भी कर लेंगे यहाँ वहाँ, और आप वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में खासा इंटरेस्ट नहीं है उनको बस वो चीज़ खाली समझना है कि वो टॉपिक है क्या, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ समझना है टॉपिक्स या किस तरीके से इसको जो है हम नोट्स तैयार करेंगे, कैसे नोट्स हमारे काम आएगा, तो उस पर अगर आपको फोकस करना है, ठीक है, तो आप जो है यूजी सेमेस्टर 2, ठीक है, याद रखिएगा यूजी सेमेस्टर 2 इस नाम से जो है एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ज्वाइन बटन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिए, अरे भाई हाँ, यहाँ पर लिखते हैं 2, यूजी सेमेस्टर 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूजी सेमेस्टर 2 को ज्वाइन बटन के थ्रू जो है ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर आपको इसके जुड़े हुए पीडीएफ्स वगैरह मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो इकोनॉमिक्स का जो भी बैंकिंग वाला पॉइंट हो गया, आपका कंपटीशन जो है, आपका परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इस सारी चीज़ों पर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे, जो कि आप घर बैठे आराम से उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद उसको एग्ज़ाम के तहत तैयारी कर सकते हैं। आपको एकदम एग्ज़ाम को फोकस करके आपको जो है उसको नोट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, तो नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको इसके एग्ज़ाम डी के चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, आप यहाँ पर आकर उस चीज़ को जो है कवर करते रहेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, बाकी साइंस कॉमर्स के लिए नहीं है। तो आपके लिए जो सबका बराबर का सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इंग्लिश का हो गया
या फिर मैथमेटिकल एंड जो एक आपका नया सब्जेक्ट आया है कंप्यूटिंग वाला, उसका हो गया, वो सब सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ से मिलेंगी। और एमडीसी सब्जेक्ट के बहुत सारे एमडीसी के सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि फ़िलासफ़ी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ों के आपको जो है लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी ह्यूमैनिटीज़ से जुड़ा हुआ है। तो उसके आप निश्चिंत बेफिक्र रहिए उसका। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसमें जुड़ना है, और इसमें जुड़ेंगे तो आपको उससे जुड़े हुए नोट्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम तक आप पढ़ लेंगे बीच बीच में, या फिर आप एग्ज़ाम के करीब में भी पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ पर काम आ जाएगा कैसे लिखना है। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक लिखिए, तो इससे क्या होगा ना, लिखने का हैबिट आपका बना रहेगा। देखिए, एजुकेशन से खुद को दूर मत कीजिए, आप उसको दूर करेंगे ना तो आपको उतना पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको पढ़ने का मन बना रहे, इसके लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जब आप पढ़ते रहेंगे, आप कुछ कुछ पॉइंट पढ़ते रहिए। किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अखबार पढ़िए, ठीक है। अखबार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़िए जो कि आप इंटरनेट पे उपलब्ध है, लेकिन आप अपने आप को इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़िए। आपको जो चीज़ पसंद है उसको पढ़िए, ठीक है। देखने वाली चीज़ नहीं, पढ़ने पे फोकस कीजिए। जब आप पढ़ने पे फोकस करेंगे ना, तो आपका जो समझ है ना, वो देखने से दोगुना स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो देखने के मुकाबले में आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो तब आप ज़्यादा सीखते हैं, आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ से काम करता है। जब आप पढ़ते हैं तो लिखने का जो क्षमता है वो भी आपका बढ़ जाता है, आपका दिमाग जो है शब्दों को जमा करने लगता है। याद रखिए, अधिक से अधिक जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग क्या करता है, शब्दों को सेव कर लेता है। तो इस वजह से आपको एग्ज़ाम में ये सारे जो वर्ड है ना, वो याद आते जाएंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई लेक्चर देख लिए, लेक्चर सुन लिए, तो दिमाग एकदम भूल जाएगा। आप देखिए, आपको कितना आप रील्स वगैरह सब कोई देखते हैं, तो नॉर्मल बात हो गई। आपको कितना रील्स याद है, गिने चुने 1 2 3 4, ठीक है। हालांकि आप बहुत सारे रील को स्क्रॉल करके पार कर देते हैं। तो जो चीज़ आप देखते हैं आपको उतना याद नहीं होता, लेकिन पढ़ाई आपका एकदम दिमाग में फिट बैठ जाता है, ठीक है। बचपन में ABCD पढ़े थे, बचपन में आप लोगों ने क ख पढ़ा था, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में सेव है, आप चाहे तो अभी उसको लिख सकते हैं। लेकिन बचपन में आपने कोई चीज़ देखा होगा, ठीक है, रील्स देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, क्या याद रहेगा उस समय? उसमें की चीज़ याद रहेगा? नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका वैल्यू समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखने का हैबिट ऑटोमेटिकली आएगा, आपका दिमाग खुद आपको बोलेगा, आपको खुद वो इशारा करेगा कि आप लिखिए इसको। आप जब लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस वहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। और रहा बात इस सारे पॉइंट का, यानी कि सिलेबस का, कि इसको कैसे कवर करेंगे, तो फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, पर रेफरेंस में बहुत सारा बुक दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि नोट्स आपको जो है ज्वाइन बटन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है, जो नोट्स वगैरह हैं, वो आपको ज्वाइन बटन पे मिल जाएंगे। अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको वहाँ से बीच बीच में आपको नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो आपको उससे एक हल्का हेल्प होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कहीं से भी नहीं सीखेंगे। कोई नोट्स, कोई वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मॉडल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक आप खुद से उस पॉइंट को गहराई से नहीं समझते हैं, ठीक है। तो खुद के अंदर वो इच्छा लाई कि हाँ, हमको समझना है, सीखना इकोनॉमिक्स क्या है, तो ज़रूर आप उसमें सक्सेस हो जाइएगा और एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने समय निकाल कर इसको समझा, सिलेबस को, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।